अस्सलाम वालेकुम। हम ओ लेवल्स पाकिस्तान स्टडीज़ का टॉपिक एनवायरनमेंट ऑफ पाकिस्तान, उसकी किताब में से आज एक चैप्टर देखने जा रहे हैं जिसका नाम है फ़िशिंग, द फ़िशिंग इंडस्ट्री। एनवायरनमेंट ऑफ पाकिस्तान में हम पाकिस्तान के रिसोर्सेज, पाकिस्तान की सिचुएशन, पाकिस्तान की जोग्राफ़ी को जानेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी है उसकी सिचुएशन, उसकी लोकेशन और उसके रिसोर्सेज जो भी हैं वो मिलाकर हमारे लिए किस तरह से फ़ायदेमंद हो सकते हैं और हम उनको कैसे बेहतर बना सकते हैं। हाउ कैन वी लिव बेटर एंड हाउ कैन वी लिव अ सस्टेनेबल लिविंग। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? जी अनाबिया बाजी, सस्टेनेबल किसे कहते हैं? इंग्लिश का लफ्ज़ है, इसमें कोई टेक्निकल नहीं सोचें आप। मैं माइक खोल देता हूँ ताकि आप उसमें बात कर सकें। सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब होता है? सस्टेनेबल, सस्टेन का लफ्ज़ जहन में लाए ना। सस्टेन का क्या मतलब होता होगा? सस्टेन का मतलब है जो ज़्यादा अरसे चल सके। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है ऐसी ग्रोथ, ऐसी प्रोग्रेस, ऐसी तरक्की जो ज़्यादा अरसे तक तरक्की चल सके। अगर आपने तरक्की की बहुत ज़्यादा 4 दिन तक के लिए और 5वें दिन से आप इस तनज़्ज़ुली की तरफ चले गए, तो ये सस्टेनेबल नहीं रही, नॉन सस्टेनेबल तरक्की हो गई। तो हम किस तरह से सस्टेनेबल तरक्की करें? मिसाल के तौर पे हमने कहा मछलियाँ आज इतनी पकड़ेंगे, इतनी पकड़ेंगे, इतनी पकड़ेंगे कि हम अमीर हो जाएं। तो हमने समंदर की सारी मछलियां पकड़ ली, दरिया की सारी मछलियां पकड़ ली, आज हम अमीर हो जाएंगे। कल क्या होगा? कल मसला ये होगा कि कल समंदर और दरिया में मछलियां नहीं होंगी, क्योंकि हम सारी पकड़ के खा गए। मछलियां पकड़ने के लिए क्या किया जाता है कि मछलियां ऐसी पकड़ी जाती हैं कि जो उनके अंडे बच्चे हैं वो पीछे रह जाएं। तो आपको पता है जब मछलियां पकड़ते हैं तो जाल में जो मछलियां पकड़ते हैं, जाल के खाने का एक साइज़ होता है कि उससे छोटा खाने का साइज़ नहीं रखते कि छोटी मछलियां निकल जाएं इसमें से, बड़ी बड़ी पकड़ें, जो बच्चे हैं वो निकल जाएं ताकि बच्चे बड़े होंगे फिर दोबारा उनको खाएंगे। तो वो नहीं थी वो विच जो थी हैंसल और ग्रेटल में। तो यही हम ख्याल रखते हैं कि हम आज अपने आगे आने वाले 10 साल का खाना आज ही ना खा जाएं, बल्कि कुछ ऐसा करें कि हम मुस्तकिल मिजाजी से उसी रफ्तार से ग्रो करते रहें। यही फॉरेस्ट के साथ भी है। सारे दरख्त आज ही काट लो तो फिर जंगल खाली हो जाएगा, उसके बाद तो सब खत्म हो जाएगा। तो इतना काटो कि जितना दोबारा उग सके। तो इसी तरह से हम इंडस्ट्रीज़ को देखते हुए कि पाकिस्तान के रिसोर्सेज में कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की फ़िशिंग इंडस्ट्री के बारे में। छोटा सा टॉपिक है तो होपफुली हम जल्दी से कवर कर लेंगे। फ़िशिंग टॉपिक है क्यों? फ़िशिंग क्यों टॉपिक है? मतलब कबूतर उड़ाना टॉपिक क्यों नहीं है? है भाई? अबाई की दुकान टॉपिक क्यों नहीं है? ये भी तो रिसोर्स है हमारा। इसमें रिसोर्स पे फ़िशिंग क्यों आया? खाने की चीज़ है तो टॉफ़ी मेकिंग भी खाने की चीज़ है, टॉफ़ी मेकिंग क्यों नहीं आया? तो हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के रिसोर्सेज की। तो जो रिसोर्सेज ज़्यादा बड़े बड़े रिसोर्सेज हैं जिससे मिलियंस ऑफ डॉलर्स वाबस्ता हैं, हम पहले उनकी बात करेंगे। ऑल्दो ये बात सही है कि हो सकता है कन्फेक्शनरी भी एक रिसोर्स ऐसा हो जिससे कि कमाई हो सके पाकिस्तान की। अभी नहीं होती इतनी ज़्यादा, अभी इतनी ज़्यादा कमाई नहीं होती इंटरनेशनली इतना बड़ा। दूसरी बात, तो एक बात तो हो गई साइज़ ऑफ द इंडस्ट्री अगर बड़ा है तो हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, वरना इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में टोबैको इंडस्ट्री भी है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंडस्ट्री के अंदर मतलब एरियाज़ के अंदर और भी चीज़ें ऐसी हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हम बड़ी चीज़ें डिस्कस करें। नंबर एक। नंबर दो, वो चीज़ें जो इंसान के ज़्यादा ज़रूरी हैं उनको पहले हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें। तो इंसान के खाने के लिए जो 3-4 सेगमेंट्स हैं उसमें से एक बड़ा सेगमेंट है फार्मिंग। अब फार्मिंग के अंदर फ्रूट्स भी आ गए, ठीक है, ज़मीन से उगने वाली चीज़ें एक बड़ा सेगमेंट है। दूसरा बड़ा सेगमेंट है एनिमल हस्बेंड्री
अनाबिया हंसती है हमेशा इस नाम पे। अच्छा, लिख के मैंने हस्बैंड ही है खाली। एनिमल हस्बेंड्री यानी जानवरों को पाल के आप खाना हासिल करते हैं। गाय, बैल, बकरी, भैंस, ऊंट, ये जानवर पालते हैं ताकि इनके गोश्त से गुजारा करें, इनके दूध से गुजारा करें। और तीसरा बड़ा जरिया दुनिया भर के खाने के लिए जो है वो फिशेज है। तो ये बड़े बड़े चूंकि सेक्टर हैं खाने का एक सेक्टर और भी कोई होगा छोटा मोटा सा, लेकिन हम बाकी सेक्टर्स इसलिए नहीं लेते खाने के क्योंकि वो इतने बड़े नहीं है जितने बड़े ये सेक्टर हैं। मतलब ये कि मछली कितनी पकड़ते हैं आप सोच नहीं सकते कि कितनी मछली पकड़ते हैं। टन्स एंड टन्स ऑफ, मतलब मेट्रिक टन्स में मछलियाँ पकड़ते हैं, हज़ारों टन्स के अंदर हम मछलियाँ पकड़ते हैं। तो यही वीट का भी है, यही चावल का भी है, यही गाय के गोश्त का भी है, बकरों के गोश्त का भी है। हज़ारों बकरे रोज़ाना, या उससे भी शायद ज़्यादा ही होते होंगे, पर हज़ारों तो होते होंगे रोज़ाना ज़िबा पाकिस्तान में। ठीक है। तो इसलिए चूंकि फ़िश की इंडस्ट्री का साइज़ बड़ा है, और फ़िश की इंडस्ट्री का साइज़ सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बढ़ा, पूरी दुनिया में एक बड़ी चीज़ है। अगर आप फ़िश इंडस्ट्री में कोई कामयाबी हासिल कर लेते हैं तो पूरी दुनिया में आप इससे इसके ज़रिए से बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो इसलिए फ़िशिंग का अलग से तज़किरा हो रहा है। ठीक है। तो ख़ास तौर पे ऐसे मुल्क जिनका के साहिली इलाके होते हैं, तो कोस्टल एरियाज़ में फ़िशिंग, और अगर फूड रिलेटेड काम है तो फ़िशिंग उनका मेन कारोबार होता है, और अदरवाइज़ ट्रेडिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट उनका मेन कारोबार होता है। क्योंकि कोस्टल एरियाज़ में या तो मछलियाँ पकड़ते हैं आप, या फिर आपके पास पानी के जहाज़ आते हैं जिनसे आप तजारत करते हैं। तो आपके पास पोर्ट वगैरह होती है कोर्ट कोस्टल एरिया में, कराची में दोनों मौजूद हैं, पोर्ट भी मौजूद है, हम तजारत भी बहुत करते हैं, मछली ही मौजूद है, हम फिशिंग भी बहुत करते हैं। ठीक है। यहाँ से वहाँ तक पाकिस्तान का पूरा जो साहिली इलाका है, कहाँ से कहाँ तक, कराची और फिर इसकी तरफ चले जाइए सिंध के अंदर, और फिर उधर बलूचिस्तान की तरफ चले जाइए, तो सिंध और बलूचिस्तान का पूरा जो साहिली इलाका है वो फ़िशिंग इंडस्ट्री से मुताल्लिक़ है। मैं इसकी एक तस्वीर खींच के वीडियो के साथ साथ अपलोड कर देता हूँ। 2003-4 के अंदर पाकिस्तान में, 2003-4 पुरानी बात हो गई ना, 20 साल पुरानी बात हो गई, पाकिस्तान में 4 लाख लोग के करीब तकरीबन फ़िशिंग से एंगेज थे। अच्छा, फ़िशिंग जो है वो दो तरह की होती है, एक मरीन होती है और एक इनलैंड होती है। जी ज़रा जवाब दीजिएगा कि मरीन फ़िशिंग क्या होती होगी और इनलैंड क्या होती होगी। मरीन का मतलब समंदर, और इनलैंड का मतलब ज़मीन के अंदर जो पानी के रिसोर्सेज हैं। अब उसमें कई हो सकते हैं, फ्रेश वाटर फिशिंग भी हो सकती है, पॉन्ड फिशिंग भी हो सकती है, लेक फिशिंग भी हो सकती है, और भी कुछ हो सकती हैं, वो हम बात करेंगे, अभी आगे डिस्कशन हो रही है। तो पहला टॉपिक हमारा है मरीन फिशिंग। तो मरीन फिशिंग में पाकिस्तान की कोस्ट लाइन सिंध और मकरान की कोस्ट में डिवाइडेड है। आप जा चुकी हैं, आप गई हैं मकरान की कोस्ट के पास कहीं, गवादर की तरफ? अच्छा, अम्मा गए थे आपको। तो हमारी जो सिंध की कोस्ट है वो 30% है, और मकरान की कोस्ट जो है यानी बलूचिस्तान की कोस्ट जो है वो 70% है। कोस्ट का मतलब साहिली इलाका। देखिए आपके पास ये फिगर शो हो रही होगी बुक में, यहाँ मेरे पास देखना चाहें इसमें देख लें कि ये इन्होंने दिखाया है कि सिंध में कराची, उसके बाद सोमियानी, उरमारा, पसनी, गवादर और जीवनी। तो ये जीवनी जो है ये समझ लें कि ईरान के बॉर्डर पे है, बस तकरीबन 2 कदम आगे बढ़ाएं तो ईरान आ जाता है। तो ये मेन स्पॉट्स बता दिए इन्होंने, ये सब स्पॉट्स हैं, यहाँ आप जा सकते हैं। थोड़े से यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं, लेकिन ये कि इन तमाम ही स्पॉट्स पे पाकिस्तान के नेवल कोई ना कोई इंस्टॉलेशंस ऐसी हैं कि वो कंट्रोल करते हैं इस इलाके को, कि अमन अमान को या इसकी सूरत हाल को। नेवी के इलाके हैं ये ज़्यादातर। ठीक है। तो आप कराची से निकलें तो करीब तरीन जो
इलाका है बलूचिस्तान का जहाँ मुनासिब जा सकते हैं, वो सोमियानी का बीच है, जाते हैं लोग अक्सर सोमियानी के बीच। ठीक है। इन कोस्ट लाइन के साथ साथ मैंग्रोव ट्रीज भी होते हैं हमारे यहाँ, खास तौर पे जो दरियाओं के एंड का इलाका है ना, वहां पे मैंग्रोव ट्रीज ज्यादा ग्रो करते हैं। अब आपके दरियाओं का इलाका किधर है, मैं इसमें भी तस्वीर डाल देता हूँ। ये देखिए, ये मुख्तलिफ इलाके जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं, ये सिंध का कोस्ट है और ये बलूचिस्तान का कोस्ट है। तो मैंग्रोव्स क्या होते हैं, और वो हमारे दरियाओं के जो फ्लो जहाँ से बाहर को जा रहा है, समंदर की तरफ मिल रहा है, वहीं पे क्यों उगते हैं। तो ये वो एरियाज हैं हमारे मैंग्रोव एरियाज। क्यों मैंग्रोव जो है वो दरिया के फ्लो के बाहर ही क्यों उगते हैं, मैंग्रोव्स होते क्या हैं पहले तो ये बता दें मुझे। मैंग्रोव्स वो ख़ास पौधे हैं, प्लान पानी में तो बहुत सारे पौधे उगते हैं, ये वो ख़ास पौधे हैं जो कोस्ट में उगते हैं, पानी के अंदर डीप वाटर में नहीं होते, कोस्ट लाइन पे होते हैं। ठीक है, कोस्ट पे होते हैं कि जहाँ समंदर ज़मीन को टच कर रहा होता है, वहाँ पे उगते हैं। ठीक है, और पानी थोड़ा शैलो हो। क्या ख़ास बात हो पानी की ना भैया, शैलो हो। शैलो किसे कहते हैं बेटा, हाँ, शैलो क्या होता है, जो डीप ना हो, डीप का अपोजिट है शैलो। ठीक है, सुन रही है। मैंग्रोव्स की खास बात यह है कि जमीन के साथ साथ उगने वाले ये वो पौधे हैं जो खारे पानी में उग जाते हैं। जमीन के साथ साथ जितने ही पौधे उगते हैं वो सारे के सारे मीठे पानी के पौधे होते हैं, लेकिन मैंग्रोव्स की खास बात यह है कि वो जमीन के साथ साथ उगने वाले वो पौधे हैं जो खारे पानी के साथ उग जाते हैं। तो नॉर्मली नॉर्मली हर जगह नहीं होते मैंग्रोव्स। नॉर्मली जहाँ समंदर का पानी ज़मीन को टच कर रहा होता है वहाँ पौधे नहीं होते, लेकिन इन पौधों के होने से एक बहुत ख़ास फ़ायदा होता है। बहुत ख़ास, हमें अल्लाह ताला ने हर चीज़ बड़ी ख़ास ख़ास दी हुई है कि अगर मैं ये सरफेस ऑफ द वाटर लूँ जो कहीं ज़मीन से टच हो रही है, हम सामने से देख रहे हैं, तो ये मैंग्रोव की झाड़ी है बहुत बड़ी सी। ये झाड़ी जितनी पानी के ऊपर है उतनी ही या उससे भी ज़्यादा पानी के नीचे भी है। इसकी जड़ें, बहुत गहरा गुच्छा होता है जड़ों का, और ये जड़ें जो हैं ये जगह बनती हैं जहाँ पे मछलियाँ, अक्सर मछलियाँ आकर अपने अंडे देती हैं। क्यों भाई, यहाँ पे आके क्यों देती हैं, एक तो दूसरी बड़ी मछलियाँ की नज़र नहीं पड़ती, साहिल के करीब है। दूसरा, अंडों से जो मछलियाँ निकलती हैं उनको यहाँ पे यहीं पे कुछ खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं, छोटी मोटी सी कीड़े वीड़े इनमें काफ़ी होते हैं। वो कीड़े भी बाहर नहीं निकलते डर के मारे कि भाई बाहर बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। तो यहाँ पे जो साहिल के बिल्कुल करीब ये जड़ें हैं, और कीड़ों को बाद औक़ात रूट्स में से भी कुछ ना कुछ मिल ही रहा होता है अपना खाना पीना, तो मछलियाँ यहाँ पे अंडे देती हैं। हम क्या करते हैं, मैंग्रोव्स को जला लेते हैं, मैंग्रोव्स को काट के अपने जलाने के काम में ले लेते हैं। तो इसकी वजह से हमारी मैंग्रोव्स की जो पूरा वास्ट ग्रोथ थी ना वो काफ़ी मुतासर हुई है। खैर, तो ये वहाँ ज़्यादा उगते हैं जहाँ रिवर और सी मिल रहा होता है। तो ये सिंध में इसकी ज़्यादा ग्रोथ आपको नज़र आएगी मैंग्रोव्स की, सिंध के कोस्ट में। अब जो मछलियाँ पकड़ने का काम है हमारा, ये आम लोग करते हैं, हुकूमत की तरफ से नहीं होता नॉर्मली। हालांकि अगर हुकूमत कोई मेजर कोई इस किस्म की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, जो मछली पकड़ने वालों को ट्रेनिंग भी दे, इक्विपमेंट भी दे, तो हम मछली पकड़ के भी बहुत सारा रेवेन्यू कमा सकते हैं, अपने डॉलर के मसले हल कर सकते हैं। हमारे मुल्क में डॉलर का बहुत मसला है ना, मतलब फॉरेन रिजर्व्स का मसला है। तो मछली पकड़ने का तरीका क्या होता है, जो जद्दी पुश्ती मछेरे हैं, पुराने ज़माने से इनके बाप दादा मछेरे चले आ रहे हैं, जो साहिल के करीब ही रहते हैं, उनके घर होते हैं, जो झुग्गियों में ज़्यादातर रहते हैं, छोटे छोटे से घर होते हैं उनके, उनकी अपनी छोटी छोटी सी कॉलोनीज होती हैं। वो लॉन्च लेकर जाते हैं समंदर में,
क्या लेके जाते हैं? लॉन्च कहलाती है, लॉन्च। लॉन्च एक नॉर्मल साइज की बोट होती है जिस पे मछेरे अपना जाल लेकर जाते हैं और वो स्पॉट्स तलाश करते हैं समंदर के अंदर, डीप सी में। डीप सी में जाके स्पॉट तलाश करते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि मछलियाँ ज़्यादा होंगी। ये वहाँ जाके अपने जाल को समंदर में डालते हैं और जब जाल वापस खींचते हैं तो उसमें मछलियाँ होती हैं। तो ये कमर्शियल फिशिंग है, ठीक है, कमर्शियल है, क्योंकि ये खरीद के पकड़ के लाएंगे और वापस लाके क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे फिशरीज बनी हुई हैं, मछली की मार्केट्स बनी हुई हैं। उन मछली की मार्केट में लाके ये बेच देते हैं। पूरी पूरी कश्तियाँ लॉन्चेस आती हैं, लॉन्चेस के अंदर मछली स्टोर करने की बहुत सारी जगह होती है, वहाँ पे उसमें बर्फ़ भी पड़ी होती है बहुत सारी उनके पास पहले से। तो वो लाते हैं, वहाँ पे डंप करते हैं फिशरीज में, वहाँ से लोग ख़रीद लेते हैं। चूँकि मछली की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि अक्सर जो मछेरे हैं वो अपना जो जो उनकी फ़िश होती है वो जाने से पहले बेच चुके होते हैं। क्या मतलब हुआ इस बात का? रास्ते में नहीं, पकड़ने से पहले। हैं? मतलब वो पहले से उनकी डील हुई भी होती है कि जो तुम मछलियाँ लाओगे वो यहीं बिकेंगी हमारे पास ही। बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं वो उठा लेते हैं, बहुत से एक्सपोर्टिंग एजेंट्स हैं वो उनसे उठा के ले जाते हैं। तो मार्केट में बिकने के लिए उसमें से बहुत कम आती हैं। तो जो आपके घर पे मछली वाला मछली लेके आता है वो टॉप क्वालिटी नहीं होती, टॉप क्वालिटी पहले ही बिक चुकी होती है, पहले से वो बड़े एक्सपोर्ट जोन्स में जा चुकी होती है, वो उनको उठा लेते हैं मछली। तो अच्छा, लेकिन क्या है कि ये जो फिशरी है, यहाँ पे जब वो मछली लेके आते हैं तो अब मछली को कहाँ रखेंगे? तो फिशरीज के ऊपर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। पहली फैसिलिटी ये होनी चाहिए कि जो मछली पकड़ने के लिए जा रहा है उसकी बोट अच्छी होनी चाहिए। हमारे पास उसकी बोट अच्छी नहीं है। जब बोट अच्छी नहीं होती तो वो समंदर में डीप नहीं जा सकता। वो एक दिन ट्रैवल करके जाता है, एक दिन मछली पकड़ता है, एक दिन वापस आ जाता है, 3 दिन का ट्रिप होता है हमारे यहाँ। लेकिन अगर उसकी बोट काफ़ी अच्छी हो, बड़ी बोट हो, तो वो 4 दिन का ट्रैवल भी कर ले, 5 दिन का ट्रैवल भी कर ले और आगे जाके मज़ीद बड़े एरिया से मछली पकड़ के लाए। तो जितना बड़ा आपका फिशिंग का सेटअप होगा उतनी ज़्यादा मछलियाँ पकड़ के लाएंगे। तो अब उसके लिए मछेरे इतने अमीर नहीं होते कि बेचारों के पास इतने पैसे हों कि वो इतने बड़े बड़े सेटअप्स लगाएं। छोटे मोटे सेटअप लगाते हैं वो, 10-20 लाख रुपए में उनको बोट मिल जाती है, उसकी मदद से मछलियाँ पकड़ते रहते हैं। ठीक है। दूसरा ये कि जब वो मछली पकड़ के लाते हैं तो फिशरी के अंदर क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए आपके ख्याल से, क्या होना चाहिए? मछली निकालने की इक्विपमेंट, मछली रखने की इक्विपमेंट यानी फ्रीजर्स, कोल्ड स्टोरेजेस, फिर वहां तक अच्छी सड़कें कि यहाँ से कहीं मछली प्रोसेसिंग कोई जोन है। एक तो मछली है ना कि पूरी की पूरी आपने ऐसे ही बेच दी, लेकिन ऐसे नहीं बिकती मछली इंटरनेशनली। इंटरनेशनली अगर आपको बेचनी है तो फिर आप उस मछली को प्रोसेस करते हैं, यानी उसको काटते पीटते हैं, उसकी स्लाइसेस निकालते हैं, उसके अंदर से उसका गोश्त निकालते हैं, उसको पैक करते हैं। तो ये प्रोसेसिंग का कोई इलाका होना चाहिए जहाँ मछली की सफाई होती हो, उसके टुकड़े होते हों, उसको जो है वो फिर पैक किया जाता हो, पैक करके वापस आगे भेज दिया जाता। तो सड़क होनी चाहिए। तो एक लिस्ट बता दी मैंने। एक तो फिशिंग इक्विपमेंट ही पूरी हो गई, इसमें बोट वोट सब शामिल है। फिशिंग इक्विपमेंट अच्छी होनी चाहिए। फिर दूसरी फिशरी के अंदर इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए। ठीक है, लोडिंग ऑफ लोडिंग का कोई तरीका अच्छा होना चाहिए। हाथों से पकड़ पकड़ के मछलियाँ उतार रहे हैं उसमें, वो नहीं होते आपके वो टोकरों में। गंदा साफ का तो इतना मसला नहीं है क्योंकि वो आगे जाके प्रोसेस होगी, वो साफ कर लेंगे उसको। फिर यहाँ तक सड़क होनी चाहिए, ये बात हमने की। उसके बाद फिर प्रोसेसिंग जोन से इसका कोई लिंक होना चाहिए। प्रोसेसिंग इलाका जहाँ पे मछली को काटेंगे, तो बहुत दफ़ा ऐसा है, कहीं कहीं ऐसा भी है कि जहाँ से बछेरा गया था उसके घर के पास ही ये सब कुछ मौजूद है। कराची के करीब तो ये है, कराची की फिशरी के पास मछलियाँ उतारने चढ़ाने का बेहतर इंतज़ाम है, निस्बतन बेहतर इंतज़ाम है। वही टोकरे, लेकिन थोड़ा सा जगह अच्छी बनी हुई है, प्लेटफॉर्म से बने हुए हैं प्रॉपर। नंबर दो, वहाँ पे मछली प्रोसेस करने की जगह भी हैं, वहीं पे करीब में ही सड़कें भी मौजूद हैं। लेकिन सारे फिशिंग स्पॉट्स में ऐसा नहीं है। ठीक है।
अच्छा जी, मरीन फिशिंग, समंदर से मछली पकड़ने में एक मैंने बताया कमर्शियल फिशिंग है, और कमर्शियल फिशिंग के लिए आपको सेटअप बड़ा चाहिए होता है, इसलिए हमारे यहाँ मेन कमर्शियल फिशिंग या तो कराची में होती है, या फिर गवादर में होती है। क्यों गवादर में क्यों होती है? क्योंकि कराची के बाद कोस्ट के ऊपर गवादर दूसरा कुछ निस्बतन बड़ा शहर हो गया है, जो बड़ा कर लिया गया है, थोड़ा उस पर काम किया है, मेहनत की गई है। तो जब शहर बड़ा होगा तो वहाँ सारी फैसिलिटीज आएंगी। ठीक है, तो गवादर और कराची मेन कमर्शियल फिशिंग के एरियाज हैं। जितनी मछली पकड़ी जाती है पाकिस्तान में, हालांकि सिंध की कोस्ट लाइन छोटी है, लेकिन 60 to 70% मछली सिंध की कोस्ट लाइन से पकड़ी जाती है, और यहाँ पे सिर्फ 30% पकड़ी जाती है। अब आप मुझे वजह बताइए कि ऐसा क्यों होता होगा। अब बारी बारी में माइक चलाऊंगा, तो ज़रा तैयार रहिएगा। पकड़े, सबसे पहले हम अनाबिया बाजी से पूछेंगे। सिंध की कोस्ट लाइन छोटी है 30%, लेकिन मरीन कैच जो है वो सिंध की ज्यादा है। द सिंध कोस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट एंड अकाउंट्स फॉर नियरली 68% ऑफ टोटल मरीन कैच, ये लिखा हुआ है। तो सिंध में मछली जगह छोटी है, मछली ज्यादा क्यों होती होगी? अनाबिया बाजी, कोई एक वजह ऐसे ही तुक्का लगाया अपनी तरफ से। पकड़े माइक, पकड़े, देखिए ना सिंध की कोस्ट में कितनी सी जगह है। यहाँ हमारे मुल्क की 70% मछली यहाँ से पकड़ते हैं। बलूचिस्तान की कोस्ट कितनी बड़ी है, हमारे मुल्क की 30% यहाँ से पकड़ते हैं। जी, ईमान बताएंगी जी। क्योंकि इधर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी होता है ज़्यादा, मतलब अच्छा, मछली के लिए सड़क की जरूरत तो नहीं होगी, मछली पकड़ने के लिए सोचें। प्रोसेसिंग के लिए सड़क, बात आपने ठीक की। जब प्रोसेसिंग की बात होगी कि मछली ज़्यादा प्रोसेस यहाँ नहीं होती, यहाँ होती है, तो ठीक है, यहाँ सड़क नहीं है, यहाँ सड़क है क्योंकि इसलिए यहाँ मैंग्रोव्स होंगे। प्रोस हाँ, एक वजह तो हो गई यहाँ मैंग्रोव्स हैं। मैंग्रोव्स होने की वजह से यहाँ मछली होती ही ज़्यादा है। मछली के अंडे बच्चे यहाँ ज़्यादा होते हैं, तो फिर यहाँ पे और कोई वजह आपको, अगर मैं जूम करूँ ना, ये तो गूगल अर्थ नहीं है, अगर मैं जूम करूँ तो बल्कि जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखें, पाकिस्तान का कोस्टल एरिया है, ये रहा कराची। मैं जरा इसको जूम करता हूँ ना, तो आप देखिएगा कि हमारे साहिल में ये क्रीक्स हैं। क्रीक्स समझते हैं? ये देखें, ये क्या है। लैंड के अंदर पानी जगह जगह घुसने की जगह है, फिंगर्स सी बनी हुई है, जगह जगह पानी और ज़मीन के साथ साथ बहुत सारा ऐसे क्रिस क्रॉस सा एरिया है। ये भी मछलियों के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड होता है। मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ अंदर नहीं घुस सकती ना, यहाँ पे ट्रैप हो जाती है। ये देखिए कितना बड़ा एरिया ऐसा है जो कि मछलियों के लिए, ये देखें क्रीक्स, देख रही है ना अभी बाजी, ये सिंध के एरिया में आपको ज़्यादा नज़र आता है। देखें बलूचिस्तान में ये कम नज़र आता है। हम बलूचिस्तान के सारे इलाके में आ रहे हैं। अब अनाबिया बताएंगी कि ये क्या जगह लिखी हुई है अनाबिया? माइक करीब करके बोलें जोर से। गवादर तो जवादर लिखा हुआ है। अच्छा, ये क्या जगह लिखी हुई है नजर नहीं आ रही यार? क्यों नहीं नजर आ रहा? चश्मा मुझे लगा हुआ है, नजर आपको नहीं आ रहा। करीब तो करिए सर, इसको ज़्यादा जूम कर। ठीक है, कैसे मजे मजे के नाम है ना, क्यों? क्योंकि ये बलोची लैंग्वेज के अंदर ज़्यादातर नाम है, तो इसलिए हम उसको सही प्रोनाउंस भी नहीं कर पाते। ठीक है, तो गवादर देखें, ये आर्टिफिशियली हमने पूरा डेवलप किया है। इसमें से बहुत एक खूबसूरत सा सर्कुलर सा बाकायदा प्रॉपर, ऐसा लगता है कि हाथ से किसी ने कार्व किया हुआ है उसका जो कोस्टल एरिया है। तो ये बात समझ में आई कि जो हमारे सिंध के कोस्ट में हैं उसमें हमारे पास ऐसी फ्रिंजेस हैं जिससे मछलियों की गुंजाइश ज़्यादा है। मैंग्रोव्स हैं, उससे मछलियाँ ज़्यादा होती हैं। और जब दरिया से पानी समंदर में गिरता है तो उसके साथ फूड भी गिरता है, खाने का कुछ ना कुछ गिरता है ऊपर से। दरिया अपने खाने की चीज़ें लेके आता है साथ में,
तो भी वहाँ मछलियाँ ज़्यादा होना चाहती हैं, वहाँ मछलियों को ज़्यादा ग्रोथ होती है उस इलाके में। और आखिरी बात, ये बात ठीक है कि मछेरे भी ज़्यादा वहीं बड़े होंगे जहाँ कमर्शियल एक्टिविटी ज़्यादा होगी। जो ईमान ने बात की थी ना कि रोड ज़्यादा हैं, सिर्फ रोड ही ज़्यादा नहीं है, ओवरऑल इकोनॉमिकली ये एरिया डेवलप्ड है ना, तो यहाँ के मछेरे भी बड़े होंगे। जब बड़े मछेरे होंगे तो ज़्यादा मछली पकड़ सकेंगे। यहाँ बेचारे गरीब गरीब मछेरे होंगे तो बड़ी मछली कहाँ से पकड़ेंगे? छोटी छोटी कश्तियों में जाएंगे तो छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ के लाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक फिशिंग होती है कमर्शियल फिशिंग, दूसरी फिशिंग होती है सबसिस्टेंस फिशिंग। सबसिस्टेंस किसे कहते हैं? बहुत कचरा हो गया, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं जी। सबसिस्टेंस किसे कहते हैं भाई? अंग्रेजी की क्लास मतलब नहीं बता सकते आप लोग। सबसिस्टेंस, गुज़र औकात कर लेना, गुजारा करना, खाली ऐसा काम करना जो सिर्फ आप अपने लिए कर रहे हो। फार्मिंग में भी ऐसा होता है। इंडस्ट्रियल, ये कमर्शियल फार्मिंग होती है और सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है। कमर्शियल फार्मिंग होती है जो आप बेचने के लिए पकड़ रहे होते हैं, बेचने के लिए एग्रीकल्चर कर रहे होते हैं। तो कमर्शियल फिशिंग का मतलब है जो आप बेचने के लिए फिशिंग कर रहे हैं। और सबसिस्टेंस फिशिंग का मतलब है जब आप अपने खाने के लिए फिशिंग कर रहे हैं। तो फिर आप और छोटी कश्ती पे जा सकते होंगे, सिर्फ आपके घर वाले जाते होंगे, खानदान वाले जाते होंगे, आप जाते होंगे, थोड़ी बहुत मछली पकड़ के ले आते होंगे। बहुत दफ़ा मछली कांटे से पकड़ी जाती है, कांटे की मदद से मछली जो है वो पकड़ी जाती है। जाल से ही पकड़ते हैं। सबसिस्टेंस का मतलब है इतनी पकड़ लेते हैं कि बस इनके अपने खाने के लिए काफ़ी हो, या थोड़ी बहुत बेच के थोड़ी बहुत गुजर औकात हो जाए। ठीक है। तो सबसिस्टेंस फिशिंग पुराने ज़माने के तरीक़ों पे चलती है, हाथ से बने हुए नेट होते हैं उनके, बहुत दूर नहीं जाते। कमर्शियल फिशिंग में अब आजकल दुनिया में क्या हो रहा है, बड़े बड़े पानी के कश्ती इतनी बड़ी होती है कि वो जहाज़ी होती है, उसमें मशीन्स लगी हुई होती हैं जो खुद ब खुद जाल को फेंकती हैं, और वो पूरा एक बड़ा सर्कल बनाते हैं जाल का समंदर के अंदर, और फिर उसको वो कलेक्ट करना शुरू करते हैं यहाँ से, और वो ऑटोमेटिकली उसमें क्रेन्स लगी हुई होती हैं उसके अंदर। इतनी ज़्यादा मछली पकड़ में आती है कि वो क्रेन की मदद से मछली के पूरे लोड को खींचते हैं, और वो अच्छा अच्छा खासा बड़ा सेटअप होता है। तो इसमें कुछ मनफी तरीके भी हैं। एक तो ये कि आप मछली पकड़ रहे हैं तो मछली भागती है जाल को देखकर, समझदार होती है मछली, वहीं पे पहली बड़ी है, उसने रोज़ देखा है जाल आता है। मेरी अम्मी चली गई एक दिन जाल में, एक दिन मेरे अब्बू चले गए, अब मैं ना चली जाऊँ। तो अपने बच्चों को बताती होगी कि बेटा जाल आता है, उससे बच के रहना। ज़ाहिर है कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे वो डर जाती है तो वो भागती है। तो ये काम करते हैं कि ये बहुत से लोग अंडर वाटर बम फाड़ देते हैं, एक्सप्लोजन करते हैं, अंडर वाटर एक्सप्लोजिव फाड़ देते हैं। उससे क्या होता है, बहुत सी मछलियाँ वैसे ही मर जाती हैं, बहुत सी शॉक में आ जाती हैं, फिर वो जाल में आसानी से आ जाती हैं। लेकिन इससे क्या नुकसान होता है, एक तो बहुत ज़्यादा मछलियाँ आप पकड़ पाते हैं तो वही ओवर फिशिंग हो जाती है। दूसरा मसला क्या होता है कि ज़मीन के नीचे जो दूसरी काम की चीज़ें हैं वो भी तबाह हो जाती हैं, मैंग्रोव्स जल जाते हैं। हमारे यहाँ मैंग्रोव्स हैं, दुनिया में एक और चीज़ होती है उसको कोरल रीड कहते हैं, वो भी मछलियों के अंडे बच्चे देने की जगह है, तो वो तबाह हो जाती है। ठीक है। मछलियाँ हम कौन कौन सी पकड़ते हैं, कभी खाई है आप लोग? खाते हैं मछली? फिंगर फिश किसी मछली का नाम ही नहीं है। बोले कि उसकी मछली कौन सी होती है? फिंगर फिश तो ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करके केचप के साथ खाएंगे, लेकिन वो मछली के साथ लगी भी नहीं आती, ना ब्रेड क्रम्ब ना ना केचप। उस मछली का नाम क्या होता है? ओके, पकड़े ना, माइक तो पकड़े। सैल्मन एक मछली की किस्म है, चलें ओके। और आपने कभी मछली ली है? काला आपके पापलेट बनाते हैं। हाँ, ये चलें, सही है, ये आया ना असली नाम, पॉम्फ्रेट कहते हैं इसको, उर्दू में हम पापलेट कहते हैं। ठीक है, पापलेट मछली होती है, काली भी होती है, सफ़ेद भी होती है, गोरी भी होती है, काली भी होती है। पापलेट में भी देखो कैसा होता है। ये छोटी सी मछली होती है, छोटी सी, 6 इंच से 9 इंच के दरमियान इसका साइज़ होता है, छोटी सी होती है, और ये चपटी होती है, फ्राई करने में अच्छी रहती है, इसका टेस्ट फ्राई करने में अच्छा होता है। एक महंगी मछली है ये, हमारे यहाँ मछलियों में महंगी मछलियों में से एक है। ओके, और कौन सी मछली होती है, कोई नाम? शार्क भी तो एक मछली होती है।
शार्क हम लोग, हमारे यहाँ नॉर्मली जो हनफी स्कूल ऑफ थॉट है उसमें शार्क नहीं खाते हम लोग, लेकिन दुनिया हनफी नहीं है, पूरी दुनिया वो लोग खा लेते हैं, तो इसलिए शार्क पकड़ते हैं, शार्क पकड़ के बेचते हैं, पूरी दुनिया में बिकती है शार्क। उसके अलावा और उर्दू में ही नाम बता दें, उर्दू के कुछ याद हो नाम। रहू सुने, रहू मछली, रहू कुंड, कुन कुन, हाँ कुन। ठीक है, रहू मछली, कुंड मछली, और हीरा मछली नहीं सुना यार? हीरा तो बहुत हीरा, आती है। कुन, काला पापलेट, सैल्मन, मछली पता है। वाह वाह। सुरमई, हाँ ये भी पता है। सुरमई बहुत महंगी मछली है। धोतर, हाँ ये भी पता है। पता सब है लेकिन बता नहीं रहे। इतने सारे नाम है। ठीक है, हीरा, धोतर, इनमें सुरमई बहुत महंगी मछली है। टेस्ट के एतबार से जितना उसमें गोश्त निकलता है, ये लंबी लेकिन होती है, हीक होती है पतली और शायद। लंबी होती है। अच्छा वैसी नहीं होती, लेकिन मतलब मैं कांटे की साइज होती के है। एतबार से बता रहा हूँ कि ये लंबी होती है। नॉर्मल अगर मछली चौड़ी ज़्यादा होती है ना, तो ये लंबी ज़्यादा होती है, और काफ़ी लंबी होती है, 3-3 फुट 4-4 फुट की मछली होती है, लंबी मछली होती है, इस टेबल से बड़ी होती है और एक्सपेंसिव होती है। तो अच्छा, हर मछली के गोश्त का टेस्ट अलग होता है, तो टेस्ट के हिसाब से, और उसके गोश्त का टेक्सचर अलग होता है। अगर आपको कीमा ही बनाना है तो फिर तो आप सस्ती वाली मछली ले लें, क्योंकि वो टेक्सचर उसका चाहिए नहीं। अगर आपको फ्राई करना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सॉलिड टेक्सचर चाहिए, ऐसा जो कि, अच्छा रोज़े में खाने की बातें कर रहे हैं तो अनाबे कभी इधर गिर रही है कभी उधर गिर रही है, उठ के बैठ जाओ भाई। आपको मछली पसंद है? नहीं। खाने में नहीं पसंद, तो इसलिए आप सुकून से बैठी हैं। उसको बहुत अच्छी लगती है, अब उसके पेट में चूहे दौड़ना शुरू हो गए। अच्छा जी, तो मछलियों की मुख्तलिफ किस्में जो पकड़ी जाती हैं, शार्क, अब इंग्लिश में भी कुछ नाम है वो भी पढ़ लें जी। रे है, कैटफिश है, ड्रम्स हैं, क्रोकर्स हैं। कैटफिश खाते हैं? नहीं हम नहीं खाते। हाँ नहीं स्केट्स हैं, खाते। लेकिन दुनिया खा लेती है। हमारे पास थी। तो लेकिन हमारे यहाँ भी कैटफिश की मिलती है मार्केट में। मिलती है जब आप वो करते हैं ना, मार्केट से फिंगर फिश खाने जाते हैं, तो हो सकता है वो कैटफिश के हों, हो सकता है वो रे फिश के हों, आपको नहीं पता चलता। तो जो भी मिलती है सस्ती उसकी बना देते हैं, इसलिए फिंगर फिश मार्केट से लेके नहीं खानी चाहिए। फिंगर फिश क्या होती है? मछली के नगेट्स। हमारे यहाँ तो फिंगर फिश नाम कहते हैं, दुनिया तो नहीं समझेगी फिंगर फिश का मतलब क्या हुआ। तो ये मछली के नगेट्स होते हैं, तो वो नगेट्स के अंदर मछली है कौन सी हमें पता नहीं चलता, तो इसलिए फिंगर फिश जो है मार्केट से लेकिन उम्र नहीं खानी चाहिए। या तो उसने आपके सामने किसी बड़ी मछली से वो टुकड़ा निकाल के काट के फिर बनाई हो, अदरवाइज जो है वो ईल की भी बना देते हैं बाद औक़ात। ईल लेते हैं, ईल तो समझ में आते हैं, ईल समझ में आती है, सांप जैसी एक होती है, वो भी हम नहीं खाते हैं। हनफी बहुत कुछ नहीं खाते हैं। इम्तियाज में अरबी जो है वो सब खा लेते हैं मछली, जो भी पानी में होता है। कोई बच्चा भी पड़ा होता है तो कहता है भाई देख लो पानी में पड़ा है, कैसा ना हो कि खा ले। मजाक में कह रहा हूँ, लेकिन उनकी फ़िक़्ह में हमारी फ़िक़्ह में फ़र्क ये है कि उनके यहाँ ये है कि पानी में हर वो चीज़ जो पानी में ही ज़िंदा है, वो चीज़ पानी का खाना कहलाएगी, उसको खाना जायज़ है। हम ये कहते हैं नहीं, जो मछली की किस्म मछली ही है, जो सिर्फ मछली है वो ही हम खाएंगे। तो उसके पीछे पूरी गहराई है, बहुत सारी बातें हैं, दोनों अपनी जगह ठीक है। आपको लगता है खा लेनी चाहिए तो खा लें, नहीं आपकी तहकीक ये है कि नहीं खानी चाहिए तो नहीं खाएं, ठीक है। और मछली के अलावा भी चीज़ें पकड़ते हैं यहाँ से। वो अजीब गरीब सा केकड़ा, या क्रैब्स तो बाद में आएंगे ना, सबसे पहले तो झींगे, प्रॉन्स आएंगे। प्रॉन्स। अब प्रॉन्स जो है वो भी एक बहुत बड़ी मार्केट है। बाकायदा प्रॉन्स को जो है वो दुनिया में तो ऐसा किया जाता है कि उनके एरियाज़ मखसूस कर दिए गए हैं, वहाँ पहले अंडे बच्चे छोड़े भी जाते हैं ताकि बड़े हों फिर पकड़े जाते हैं, और अपने अपने एरियाज़ बनाए हुए लोगों ने कि यहाँ पे हमारे अंडे बच्चे छोड़े हम ही पकड़े। वो क्योंकि लॉन्ग ट्रैवल नहीं करते ना, वो यहाँ पे आपने छोड़ा तो, और बाज़ औक़ात वो समंदर के अंदर जालियाँ लगा देते हैं, ग्रिल्स लगा देते हैं कि हमारा इलाका है, यहीं पे पले बढ़ेंगे, यहीं से हम कैच कर लेंगे। क्लैम्स भी होते हैं इस तरह से। खैर, तो प्रॉन्स, लॉबस्टर्स, और फिर तो और बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर आप क्रैब्स में चले गए तो सी टर्टल भी खाते हैं बहुत से लोग, जो कि बेचारा दुनिया में ख़त्म होने वाला है लेकिन खाते हैं लोग, ठीक है। तो क्या होता है? मछली पकड़ कर मछली बेचने का कारोबार बहुत अच्छा कारोबार है, अगर गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करे तो। मरीन फिशिंग में क्या आसानी है? मरीन फिशिंग में आसानी है, मछली उगानी नहीं पड़ती। मछली के लिए रॉ मटेरियल आपको कोई नहीं चाहिए। आप गंदम उगा रहे हैं तो पहले गंदम का बीज लेके आएंगे, ज़मीन खोदेंगे,
उस पे खाद डालेंगे, बीज डालेंगे, खाद डालेंगे, पानी डालेंगे, पानी डालेंगे, पानी डालेंगे, बड़ी हो जाएगी, काटेंगे, काट में उसमें काट के उसको प्रोसेस करेंगे। तो आपको गंदम खुद उगानी पड़ती है। घर में अगर बकरी का बच्चा ही पाला है, उसको बेचना चाहते हैं, उसका दूध बेचना चाहते हैं, तो उसको आपको खुद पालना पड़ता है ना, खरीद के लाते हैं बकरी, उसको खाना खिलाते हैं, बड़ी होती है। समंदर की मछली को ना आप खाना खिलाते हैं, ना आप उसको पानी पिलाते हैं, वो खुद ब खुद ही मिल जाती है, बस आपको जाना होता है और तलाश करके पकड़ना होता है। तो समंदर की मछली एक तरह से मछेरे के लिए मुफ्त है ना, सबसे सस्ता सोल्यूशन है। लेकिन क्वांटिटी डिपेंड करेगा कि आपको कब मिलेगी। तो अब क्या होता है कि बड़ी बोट्स के अंदर रेडार भी लगा होता है। देखिए बड़ी बोट, बड़ी फिशिंग बोट दिखाई हुई है आपकी इसमें, ये बड़ी फिशिंग बोट है, इसमें पीछे क्रेन भी लगी हुई है। रेडार क्या करता होगा ना भैया? रेडार क्या करता होगा? रेडार एक्चुअली, हम रेडार आसानी के लिए बोल रहे हैं आपको, जो पानी के नीचे जो रेडार होता है उसको सोनार कहते हैं। सोनार क्या करता होगा? सोनार पानी के नीचे साउंड वेव्स छोड़ता है और वो चीज़ों से टकरा के वापस सोनार के पास वापस आती हैं। तो सोनार इमेज बनाता है कि अगर कहीं से जल्दी टकरा के वापस आएगी तो बीच में कोई चीज़ है, तो पता चलता है कि पानी के नीचे मछलियों का गौल कहाँ है। तो आपको मारे मारे नहीं फिरते रहना पड़ता। आजकल भी बहुत से शौकिया मछली पकड़ने वाले, जो प्रोफेशनली शौकिया है ना, कुछ शौक, इतना शौक हो जाता है कुछ लोगों को कि वो प्रोफेशनल लेवल पे चले जाते हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ते हैं शौकिया अपने खाने के लिए। तो वो शौकिया अपनी हॉबी के तौर पे जाते हैं, अच्छी अच्छी बोट करा के जाते हैं। ये वाली नहीं होती, बड़ी क्रेन वाली नहीं होती, लेकिन अच्छी प्रोफेशनल बोट होती है। हमारे जो मछेरों की लॉन्च होती है ना, उसमें तो बाथरूम भी नहीं होता। वो 3-3 दिन के लिए जाते हैं और वॉशरूम के लिए फिर उनको पता है कि वो पीछे वाले हिस्से में जाके, वो समंदर है ना, वॉशरूम ही है तुम्हारा, उसमें छोटा सुराख हुआ होता है ज़मीन में और उसमें वॉशरूम हो जाता है। लेकिन जो अच्छे लोग जाते हैं, शौक से जाते हैं, हॉबी के तौर पे जाते हैं, वो अच्छी बोट करके जाते हैं। उसमें सोने की जगह भी होती है, उसमें वॉशरूम भी होता है, उसमें पकाने की जगह भी होती है, और वो सोनार की मदद से ट्रैक करते हैं कि बड़ी मछलियाँ कहाँ हैं, और फिर बड़ी मछलियाँ क्या खाती हैं उसके हिसाब से कांटे डाल के मछली पकड़ते हैं। उनकी खुराक के हिसाब से कांटा बनाया जाता है। आर्टिफिशियली भी मिलते हैं कुछ ऐसे चीज़ें जो कि वो मछलियाँ देख के समझती हैं कि हमारे खाने की चीज़ है, उसके पीछे लपकती हैं और पकड़ी जाती है। तो वो बड़ी बड़ी मछलियाँ लाते हैं। अच्छा, मछलियों की जो प्राइस है मैंने आपको बताया, वो बहुत वेरीड है। एक कमर्शियल मछली है जो कॉमन बस किलो के हिसाब से बिक गई भाई। आपको पता है आजकल मछली की क्या प्राइस चल रही है? कम व बेश मुनासिब मछली, अच्छी मछली 1000 रुपये किलो मिलती है। हीरा हुई, धोतर हुई, सुरमई थोड़ी महंगी है, सुरमई कोई 2500-3000 रुपये तक चली जाती है। ठीक है। तो लेकिन हमारे यहाँ ऐसी मछलियाँ मिलती हैं जो 250 रुपये किलो मिलती हैं। उनका साइज़ छोटा होता है, कांटे ज़्यादा होते हैं, उसका गोश्त टेस्टी नहीं होता, और बहुत बल्क में मिल जाती हैं आपको, इजीली अवेलेबल होती है। तो ये वो मछलियाँ होती हैं जो नॉर्मली मछलियों की खुराक बनने वाली होती हैं, आप पकड़ के ले आते हैं। जो तगड़ी मछली होती है वो आपको आसानी से नहीं मिलती हर एक को। तो ये लोग क्या करते हैं, जो सोनार वोनार लेके जाते हैं, इनको ये पता है कि कौन सी मछली की ब्रीडिंग एरियाज कौन कौन से हैं। और बाज़ मछलियाँ ऐसी हैं कि एक मछली पकड़ के आपको 20-20 लाख रुपए मिल जाते हैं। एक मछली के, एक मछली पकड़ के 20 लाख रुपए मिल जाते हैं। पूरी दुनिया में ये बुश लोगों का ऐसा प्रोफेशन है शौकिया, कि उनकी अपनी बड़ी सी लॉन्च है, पावर बोट है, और वो सिर्फ यही करते हैं। और वो दुनिया में घूमते रहते हैं, उनके पास पूरी दुनिया के लाइसेंसेस हैं, और वो घूमते हैं, उनको पता चलता है कि, और उनकी मछली का साइज़ जो होता है ना, वो 12-12 फुट, 15-15 फुट, 20-20 फुट की मछली पकड़ते हैं, बड़ी वाली। तो बहुत बड़ी वाली मछलियाँ होती हैं ना, मतलब ये मोटाई बता रहा हूँ मैं, ऊंचाई तो, उसको क्रेन से लटकाते हैं एक मछली को, वो एक मछली पकड़ते हैं, और वो फिर 3 महीने सुकून से अय्याशी करते हैं, दुनिया जहान घूमते हैं, इतने कमाते हैं उस एक मछली से। क्योंकि बाज़ मछलियों का टेस्ट बहुत यूनिक है, वो बहुत महंगी बिकती हैं। तो वो ढूंढ के ऐसी मछली पकड़ते हैं जो महंगी बिकती है, और फिर उसको अपना प्रोफेशन बना लेते हैं। इसी में एक शौकिया तौर पे एक और काम आजकल हो रहा है, जिसका मुझे भी बड़ा शौक है कि कभी मौका मिला तो मैं ये काम करूँगा, वो है स्पीयर फिशिंग। अब इसका नाम से बता दो भाई, अनाबिया को माइक पकड़ा दें आप जरा, ये नाम तो अनाबिया को पता होगा। स्पीयर किसे कहते हैं अनाबिया? बोले, स्पीयर किसे कहते हैं? स्पीयर, SPEAR, स्पीयर, स्पीयर कहते हैं नेज़े को।
स्पीयर कहते हैं नेज़े को। अब आजकल क्या तरीका है कि एक छोटी सी क्रॉसबो समझते हैं? हाँ हाँ, ये करना है मुझे। क्रॉसबो समझते हैं आप? क्रॉसबो, क्रॉसबो एक बो होती है जो मैकेनिकल होती है। उसमें कोई गन वाला वो यूज नहीं होता, मतलब पाउडर वगैरह होता, वही रस्सी है, लेकिन मैकेनिज्म में जाके वो फिट हो जाती है यहाँ पे तीर। ये इसके पीछे रस्सी भी बांध लेते हैं, समंदर के अंदर डाइव करते हैं बगैर ऑक्सीजन के। समंदर के अंदर छलांग लगाते हैं पानी के अंदर और बगैर ऑक्सीजन के जाते हैं, क्योंकि वो सांस लेने के लिए ऊपर आ जाते हैं, फिर वापस नीचे चले जाते हैं। इतने गहरे समंदर में जाते हैं जितने गहरे समंदर में उनका पाँव ज़मीन पे लग जाए अगर वो डाइव लगाएं तो, यानी तकरीबन 20 फुट गहरा होता है, 20 से 30 फुट गहरा। नीचे जाते हैं, नीचे तक ऐसे तलाश करते हैं, नहीं मिलती, वापस ऊपर आ जाते हैं, फिर नीचे जाते हैं। जब उनको कोई मछली नज़र आती है तो निशाना लेके मछली को मारते हैं। अब वो स्पीयर मछली में घुसता है, फिर उसको खींच के, क्योंकि स्पीयर के साथ रस्सी बंधी हुई है, उसको खींच के वापस जमा करते हैं। ऐसे 3-4 मछलियाँ पकड़ते हैं, वापस आ जाते हैं। लेकिन अगेन चूंकि वो आंखों से देख के मछली पकड़ रहे हैं और तलाश कर करके ना, वो कोने में छुपी हुई है, चुपके चुपके स्विम करते हुए जा रहे हैं उसके पास, और जाके निशाना मारा और मछली पकड़ ली। स्पीयर फिशिंग बड़ा इंटरेस्टिंग स्पोर्ट है, उसमें आपकी स्किल्स भी चाहिए ना आपको। अंडर वाटर 2-3 मिनट आप सांस रोक सकते हो, वरना अगर 30-30 सेकंड में आपको वापस आना पड़ जाए तो आप मछली क्या पकड़ेंगे, आप तो ऊपर नीचे उतरेंगे बस। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक कि जिसमें आप समंदर के नीचे जाके अपनी पसंद की मछली को देख के उसका वजन वजन चेक करके, हाँ यार ये वाली अच्छी, खाने में मज़ा आएगा, आप उसका शिकार करते हैं। और बहुत दफ़ा आप इसको कश्ती में जाके करते हैं, कश्ती में जाते हैं, समंदर के बीच में जाके छलांग लगाते हैं। बहुत से लोग जो इतने अमीर नहीं हैं, जो कि स्पीयर फिशिंग करना भी चाहते हैं, अच्छी मछली पकड़ना भी चाहते हैं, वो साहिल से तैरते हुए चले जाते हैं अंदर डीप पानी में। क्लिफ्टन के साहिल पे से अपने कंधे पे उन्होंने स्पीयर लादा, पाँव में वो फ्लैपर पहने मछली वाले, और वो चलते चलते गए और अंदर से गायब हो जाएंगे, फिर आपको जाते हुए नजर आएंगे, अंदर गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने मरीन फिशिंग की दोनों किस्में बता दी, सबसिस्टेंस फिशिंग, हॉबी फिशिंग और कमर्शियल फिशिंग। अब आपकी बात करते हैं हम इनलैंड फिशिंग की। इनलैंड फिशिंग का क्या मतलब है? दुनिया में मछली खाने वाले हमारे मुल्क में दो तरह के हैं। एक तरह के वो हैं जो कहते हैं भाई मीठे पानी की मछली होती है, भाई मछली तो सिर्फ मीठे पानी की होती है, और एक कहते हैं मछली तो सिर्फ समंदरी होती है, मीठे पानी की तो बेकार होती है। ऐसा क्यों होता है? जो लोग इंटीरियर में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, सिंध के अंदरूनी इलाकों में रहते हैं जहाँ समंदर नहीं है, तो जब उनको मछली खानी होती है तो करीब में वो दरिया ही मौजूद है, तो दरिया की मछली खाएंगे वो। और जो लोग समंदर के पास रहते हैं उनको समंदर की मछली इजीली अवेलेबल है। ज़्यादा कौन सी होती होगी? ऑफ कोर्स ज़्यादा तादाद में, आपको समंदर बहुत बड़ा है, समंदर की मछली की तादाद बहुत ज़्यादा है इनलैंड के मुकाबले में, नेचुरल इनलैंड के मुकाबले में। दूसरा मसला ये है कि समंदर की मछली का गोश्त होता है सख्त, क्योंकि समंदर की मछली होती है पानी के नीचे गहरे पानी में। जितना पानी गहरा हो जाएगा मछली के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, उसकी बॉडी सख्त होगी, बॉडी बिल्डर होती है समंदर की मछली। दरिया की मछली के ऊपर पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होता, इसलिए उसका गोश्त होता है सॉफ्ट। जो समंदर की मछली खाते हैं वो कहते हैं कि हमें इसका गोश्त बोटी जैसा लगता है, मुर्गी की बोटी या बकरे की बोटी जैसा लगता है मछली का टेस्ट, इसलिए हमें समंदर की पसंद है। जिनको इनलैंड पसंद है, मीठे पानी की पसंद है, उनको उनको मछली नरम नरम पसंद होती है, वो मुंह में लेके घुल घुल सी जाती है, सॉफ्ट होती है। हाँ, उसके दरिया की मछली में कांटे ज़्यादा होते हैं, समंदर की मछली में हड्डी होती है, वो भी प्रेशर की वजह से हड्डी बन जाते हैं, उससे कांटे। तो ये दोनों तरह के लोग मौजूद हैं और इसमें आज तक कोई एक दूसरे को कन्विंस नहीं कर सका। ये आपस में लड़ाई हमेशा जारी रहती है। डिपेंड कि आप किस इलाके से, आपका कल्चरल बैकग्राउंड है तो उस इलाके की मछली खाना आपको पसंद होगा। ठीक है, तो इनलैंड फिशिंग में कहाँ से मछली पकड़ते होंगे भाई? ये यार ये बच्चे को पकड़ा ना, बच्चा कितने अच्छे जवाब दे रहे हैं, देखें, पकड़े, मुंह के करीब करें, शाबाश, सही जवाब दिया आपने। क्या क्या बताया? पॉन्ड्स, लेक्स। पॉन्ड और लेक एक ही चीज कर लेते हैं, यानी समझ, इनलैंड जहाँ पानी खड़ा हुआ है, अब वो पॉन्ड या लेक या डैम, डैम का भी पॉन्ड होता है ना, डैम की भी लेक होती है। जब आप डैम बनाते हैं तो पानी जमा हो जाता है, मछलियाँ आके वहाँ रुकना शुरू हो जाती हैं, वहीं मछलियों का पूरा बन जाता है। डैम में बहुत मछलियाँ होती हैं, डैम में मछलियाँ बहुत होती है, क्योंकि डैम से आगे पानी जा नहीं रहा, मछली को वहीं एक अपना घर मिल गया, तो उसमें फिशिंग करते हैं लोग डैम में।
अच्छा, तो ये रुका हुआ पानी है, निस्बतन रुका हुआ पानी है, पॉन्ड की शक्ल है, ओके। और कहाँ से मछलियाँ पकड़ सकते होंगे? फ्लोइंग रिवर में ही मछलियाँ होती हैं? फ्लोइंग रिवर में मछलियाँ होती हैं। बहुत सी मछलियाँ रिवर से उल्टा चलती हैं, रिवर नीचे फ्लो कर रहा है, वो ऊपर जाती है, ओके। और कहीं से मछलियाँ पकड़ते हैं इनलैंड? जी, इनलैंड एक जगह और है जहाँ से मछलियाँ पकड़ सकते हैं, बताएं भाई। इनलैंड जो मछलियाँ पकड़ने का सबसे बड़ा जरिया है वो फिशिंग फार्म है। रिवर्स और लेक्स और डैम से ज़्यादा बड़ा जरिया है फिशिंग फार्म, क्योंकि दरिया में मछली आ रही है जा रही है, वो उतने बड़े गोल की तादाद में नहीं रहती। जैसे कि समुद्र में आप गए, आपने एक जगह छापा मारा, वहाँ से आपने 6,000 मछलियाँ पकड़ ली। दरिया में आपने 20-30 पकड़ी, फिर ख़त्म हो गई, इधर कहीं और होंगी, बह रहा है ना दरिया, तो एक जगह वो कॉन्स्टेंटली चीज़ें नहीं मिलती आपको। फिशिंग फार्म एक दूसरी ही कहानी है। फिशिंग फार्म बिल्कुल जैसे कि आपने मछलियों की खेती बाड़ी कर ली, हाँ। मछलियों का फार्म क्या होता है कि आप ज़मीन में गड्ढा खोद के पानी भर के मछलियाँ डाल देते हैं उसमें, वो फलती फूलती हैं, वो बड़ी हो जाती हैं, उनको पकड़ के बेच देते हैं। यानी उनको पाला ही आपने बेचने के लिए था। अब उसमें बहुत सारे चेंजेस हैं। सबसे पहले तो फिशिंग फार्म, एक तो मछली मुख्तलिफ इलाकों की होती है, जैसे कि पंजाब में कुछ मछलियाँ मौजूद हैं, तो वो फिशिंग फार्म बनाएंगे, उसी पानी से को गुजार देंगे जो दरिया का पानी है। फिशिंग फार्म के लिए आपको पानी यूज़ नहीं करना पड़ता। इसका क्या मतलब हुआ कि एक दरिया बहता हुआ आ रहा है, आपने उसमें थोड़ा सा पानी अपनी तरफ काटा, अपना पूल बनाया दरिया का, इस पानी को यहाँ से इन किया, यहाँ से आउट कर दिया, इस्तेमाल नहीं किया और वापस दरिया में छोड़ दिया। तो इस तरह से आपको पानी का इस्तेमाल का टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। वरना आप फसल में तो पानी इस्तेमाल हो जाता है ना, फसल चूस लेती है पानी। फिशिंग फार्म के अंदर पानी चूसा नहीं जाएगा, बल्कि वो एक तरफ से इन होगा, दूसरी तरफ से आउट होगा। अच्छा, ना ही करो इन, एक दफ़ा भर के छोड़ दो, नहीं, पानी को फ्रेश रखने के लिए एक आसान तरीका है कि दरिया में से पानी इन करो और दरिया में ही वापस छोड़ दो। और जहाँ से छोड़ रहे हो याद रखना वहाँ पे जाली लगा लेना, इन्हीं के साथ में मछलियाँ भी छोड़ दो। अच्छा, तो एक ऑप्शन ये हो गया, आसान हो गई कि सिर्फ खड्डा खोद रहे हैं आपको ज़मीन में, आपके पास ज़मीन बेकार पड़ी है और वो ऐसी ज़मीन हो गई जहाँ ज़राअत भी नहीं हो सकती, किसी वजह से ज़मीन ख़राब हो गई है आपकी, आपने वहाँ पे बड़ा सा खड्डा खोदा, उसमें मछलियों के अंडे ला के डाल दिए और उसके अंदर पानी को गुजारने का रास्ता बना दिया, फ़िश फार्म आपका तैयार हो गया। तो सस्ते तरीन फ़िश फार्म है, ऐसी छोटी मोटी मछलियाँ होंगी यहाँ पे। अब आपने क्या किया, अब आप बन गए सेठ, आपने कहा नहीं भाई, मैं वो वाली मछली के अंडे लाऊंगा जो बड़ी होती है, ताकि मैं बड़ी मछली बेचूं, मुझे ज़्यादा पैसे कमाए हो। फिर वो कहते हैं मैं वो वाली फीड खिलाऊंगा इसको जिससे मछली ज़्यादा बड़ी हो। अब फीड भी मछली को आप खुद खिला रहे हैं, क्योंकि ये दरिया में नेचुरली तो रह नहीं रही, यहाँ पे तो आपने इसको कन्फाइंड जगह पे रखा हुआ है, खाना कहाँ से आएगा इसका? तो आप, और एक ही नस्ल की मछलियाँ रखी हैं आपने, तो एक मछली दूसरी मछली को भी नहीं खाएगी। ये मछलियों में एक खास बात होती है ना, मछली मछली को ही खाती है, लेकिन मछली एक नस्ल की मछली अपनी नस्ल को नहीं खाती। तो फिर आपको उसका खाना डालना पड़ता है। तो फीड में जब आप फीड डाल ही रहे हैं तो आप फीड वो डालते हैं जो कि जिससे वो ज़्यादा बड़ी हो जाए, ज़्यादा जल्दी बड़ी हो जाए। इसकी वजह से मछली का टेस्ट में चेंज आ जाता है। और बहुत दफ़ा ये लोग अब ये भी करने लगे हैं कि ये सॉल्ट वाटर फिश भी फार्म पे बना रहे हैं, पानी को उसके हिसाब से नमकियात मिला के जो समंदर में मौजूद होते हैं उस तरह से मिला के एक फार्म बनाया जाता है और उसमें समुद्री मछली को भी रखा है। लेकिन वो समुद्री मछली आप फ़ौरन बता देंगे कि ये समुद्री मछली फार्म की है। क्यों? क्योंकि समुद्री मछली की सबसे खास बात क्या थी, मैंने बताया था कि उसके गोश्त सख्त होता है। और सख्त क्यों होता है? क्योंकि वो समंदर की गहराई में रहती है, उसके ऊपर प्रेशर बहुत होता है। फार्म के अंदर उसके ऊपर प्रेशर नहीं आता, उसका गोश्त नरम होता है। मछली आपको हीरा मिलेगी लेकिन अंदर से नरम होगी बिल्कुल। ये कैसी ऐसी लई जैसी हो गई, ये कौन सी हीरा? तो फार्मिंग की फिश होती है, ठीक है। तो फार्म के अंदर कितनी मछली उगा सकते हैं भाई? अगर आप ठीक से फार्मिंग करें तो फार्मिंग से आप समंदर के मुकाबले में समंदर से ज़्यादा मछली फार्मिंग पे उगा सकते हैं, क्योंकि कितनी ज़मीन है, जितनी चाहे ज़मीन पे उगा लो, यहाँ से वहाँ तक मछली के फार्म ही फार्म बना लो और मछलियाँ उगाते रहो, मछलियाँ बेचते रहो। तो ये एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का सोर्स बन सकता है अगर आप मछलियों का फार्म बना के मछलियाँ बेचते रहें। तो इनलैंड फिशिंग की मैंने मुख्तलिफ सोर्सेज बताए आपको।
पाकिस्तान में जो है वो मुख्तलिफ झीलें भी हैं जहाँ पे कि फ़िशिंग होती हैं, लेक्स, उसमें इन्होंने कुछ नाम दिए हैं। मंछर लेक है दादू में, केंझर लेक है ठट्टा में, हालेझी लेक है ठट्टा में, मंगला और तरबेला के जो लेक्स हैं वहाँ है, और सक्खर कोटरी वगैरह के ऊपर भी जो बैराज वगैरह बने हुए हैं उनके साथ भी मछली पकड़ी जाती है। अच्छा जी, मछली पकड़ने का चाहे वो इनलैंड तो खैर हमारे कंट्रोल में होती है किसी हद तक, मरीन फिशिंग का सीज़न होता है, एक ख़ास सीज़न में मछली पकड़ना छोड़ देते हैं। आपने कभी सुना है अपने घर वालों में से कि जिस महीने में रे नहीं आता उसमें मछली नहीं खानी चाहिए? जिस महीने में रे नहीं आता उसमें मछली नहीं खानी चाहिए। अब वो कौन सा महीना है जिसमें रे नहीं आता? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में रे नहीं आता, जून में रे नहीं आता, जुलाई में रे नहीं आता, अगस्त में रे नहीं आता, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने में मछली नहीं खानी चाहिए, सुना है। क्यों नहीं खानी चाहिए? क्योंकि ये 4 महीने मछली की अफजाइश नस्ल के महीने होते हैं। इन महीनों में मछली अंडे देती है, उसके बच्चे छोटे होते हैं, तो हमें तरस आता है, बच्चे बेचारे माँ बाप को ले जाओगे, छोटे छोटे बच्चे रोएंगे, पानी में इजाफा हो जाएगा उनके आंसुओं से। तो इसलिए छोटी मछली को ना खाओ ताकि अगली दफ़ा के लिए वो फिश की नस्ल बढ़े ना। तो इसलिए इन 4 महीनों में सीजनली हम खुद ही रोक देते हैं। अच्छा, एक हमारा मसला ये भी है कि हमारे यहाँ इन 4 महीनों में वैसे ही मानसून का महीना होता है, तो मछेरे बहुत ज़्यादा आगे समंदर में जा भी नहीं पाते क्योंकि समंदर बहुत रफ होता है इन 4 महीने। ठीक है, तो ये 4 महीने हम सीजनली मछलियों की फिशिंग रोकते हैं मरीन में, लेकिन फार्म फिशिंग में तो सारा दिन सारी रात 24 घंटे सारा साल हर महीने जब चाहें फिशिंग करें, क्योंकि आपकी अपनी उगाई हुई मछली, अपनी अपनी खिलाई हुई मछली, अपनी पाली हुई मछली है। ठीक है, तो इसमें नॉर्मली सीजन का मसला नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर आप एक ऐसे आदमी हैं जो कि एक फसल उगाते हैं, गंदम उगाते हैं, फिर आप फारिग रहते हैं, तो अब आप फार्म फिशिंग कर लें, अपनी एक ज़मीन पे छोटा सा स्विमिंग पूल बना के उसमें मछलियाँ ही पाल लें। गंदम के टाइम पे गंदम उगाएं, मछलियों, फिर जब गंदम खत्म हो जाए मछलियाँ बना लें। मछलियों को पलने भी 2-4 महीने लगते हैं, 4 महीने में मछली तैयार होती है, उसको फसल की तरह जमा करके बेच दें, फिर वापस गंदम पे आ जाए। तो ये गवर्नमेंट जो है इसको प्रपोज कर रही है, लोगों को पुश करती है, काफ़ी सालों से चल रहा है, कोई 20-30 सालों से ये चल रहा है मामला कि फिशिंग को जो है वो फार्मिंग की शक्ल दी जाए। ठीक है, गवर्नमेंट ने कुछ प्रोजेक्ट सोचे हुए हैं कि फिशिंग के हवाले से गवादर पे काम करेंगे। गवादर पे क्यों काम करते हैं भाई ये सारे काम? गवादर में क्यों काम करना चाह रहे हैं? क्योंकि गवादर से लेकर चाइना तक हमने एक सड़क बना दी है सी पैक के नाम से, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये सड़क आपको एक तरफ से अपनी जो भी आपने ट्रेड करनी है इसको डायरेक्ट चाइना तक पहुंचा देगी। चाइना से आगे पूरी दुनिया खुली है, चाइना एक बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ भी मछलियाँ बहुत खाई जाती हैं। और फिर गवादर ही पे समंदर की पोर्ट भी है, यहाँ से आप दुनिया में दूसरी जगह पे पानी की जहाज से भेज दो। तो इसलिए इट्स अ पॉजिटिव एरिया। यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं फिशरीज के हवाले से, उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं। मछली के पकड़ने में एक बहुत बड़ा हमारे लिए रुकावट मछेरा भी है, क्योंकि हमारे मुल्क में मछली पकड़ने के बड़े बड़े तरीके नहीं हैं, तो बड़े मछेरे बड़े नहीं हो पाते, तो वो अपने आप को कमतर महसूस करते हैं कि यार हम नहीं कर रहे मछली पकड़ने का काम, हमें जो है वो कहीं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लगा दो, हमारे बच्चे को किसी फैक्ट्री में नौकरी करवा दो, हम मछली नहीं पकड़ रहे। बहुत मुश्किल काम है, बहुत दिन जाना पड़ता है, पकड़ में आती नहीं है, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है, तो हम बड़े दुखी रहते हैं, हमारे पास पैसे ज़्यादा नहीं होते, हम बड़े अमीर नहीं हो पाते। दुनिया भर आगे बढ़ती जा रही है, हम वही पुराने के पुराने हाथ के बने हुए जाल लेके जाते हैं, वही समंदर से लड़ते रहते हैं, तो और स्किन बड़ी ख़राब होती है, बाल बहुत ख़राब होते हैं, रहने की अच्छी जगह नहीं है, तो इसलिए मछेरों की कमी होती जा रही है पाकिस्तान। और वो ट्रेंड अपनी नस्ली तौर पर ट्रेंड नहीं होते हैं कि अपने बाप दादा से सीखा होता है, जदीद मछली पकड़ने के तरीके उनको नहीं आते, ना जदीद नेट्स होते हैं उनके पास,
तो ये प्रोजेक्ट है कि लोगों को ट्रेन किया जाए, उनको डेवलप किया जाए, उनको प्रोवाइड की जाए वो चीज़ें कि जिससे वो मछलियों को पकड़ सकें अच्छे तरीके से, और उनकी इनकम बढ़ेगी। अगर इनकम बढ़ेगी तो फिर वो शौक से करेंगे, हाँ भाई चलो यहाँ भी 2-4 लाख रुपए मिल जाते हैं, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ये भी कर रही है कि मछली पकड़ो तो रॉ मछली आगे एक्सपोर्ट नहीं करो, प्रोसेसिंग करो उसकी, जैसे मैंने आपको बताया, उसको डब्बा पैक करो भाई, साफ डब्बा पैक होकर मछली की ज़्यादा कीमत मिलती है बनस्बत रॉ मछली के। इल्ला ये कि आपकी रॉ मछली कोई नायाब नस्ल की हो, फिर रॉ के ज़्यादा पैसे होते हैं। फिर ये फिशरमैन के लिए, हर गरीब फिशरमैन सोनार नहीं अफोर्ड कर सकता, तो ये चाहते हैं कि कोई ऐसी इनकी गवर्नमेंट की कश्ती हो जो साथ चली जाए। आपने जो है वो 20-30 मछेरे जमा किए, उनके साथ चले गए, उनको बता दिए भाई ये इलाके यहाँ यहाँ मछली अवेलेबल, यहाँ से कर लो, या रेंट पे इक्विपमेंट दे दें, सोनार की इक्विपमेंट, इससे बड़ा फर्क पड़ेगा। तीसरी बात ये कि मछली पकड़ तो ली, अच्छा बहुत मछली पकड़ ली, अब उसको बेचने की जगहों को भी तो दरियाफ्त करो, पूरी दुनिया में बताओ तो सही हम मछली बेचते हैं, जगह जगह जाके जहाँ एग्जीबिशंस होते हैं, जहाँ मार्केट्स लगती हैं, उन मार्केट्स तक अपने मछली की मछली पहुँचाओ तो सही। अब अगर अनाबिया मछली पकड़ के ले आई 200 किलो, वो बेचेगी कहाँ? कराची की मार्केट में। अगर उसको एक्सपोर्ट करना है तो कैसे जाएगी? उसको तो नहीं पता कि एक्सपोर्ट कैसे जाएगी। तो गवर्नमेंट के कोई एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन ऐसे हो कि वो सपोर्ट करते हो छोटे मछेरों को कि उनकी मछली भी बाहर जा सके। अगर उनकी मछली बाहर बिकेगी तो उनको अच्छे पैसे मिलेंगे, अच्छे पैसे मिलेंगे तो वो और शौक से मछली पकड़ेंगे। पाकिस्तान की मछली जो है वो पूरी दुनिया में कंज्यूम की जाती है। हमारी मछली जितनी पकड़ी जाती है हम उतनी मछली खाते नहीं हैं। पाकिस्तानी मछली खोर नहीं है। हम लोग गोश्त खाते हैं, गंदम खाते हैं और चावल खा लेते हैं थोड़े बहुत। दुनिया के बाज़ मुल्क ऐसे हैं जिनकी बुनियादी खुराक गोश्त नहीं, बुनियादी खुराक में प्रोटीन मछली से लेते हैं। वो उनका बुनियादी जो स्टेपल वो गंदम नहीं है, बल्कि वो चावल से गुजारा करते हैं। तो यह है बहुत से मुल्क। किसी ऐसे मुल्क को जानते हैं आप जहाँ चावल खाते हो बुनियादी फूड के तौर पे? जापान। और जी, जापान चावल खाने का मेन। आप गौर करें जितने ऐसे मुल्क हैं ना जिनके अंदर कोस्ट ज़्यादा है, वहाँ चावल खाने का ज़्यादा शौक है। जापान पूरा कोस्ट ही कोस्ट है, उसकी पतला सा है, लंबा सा पतला सा, तो हर तरफ कोस्ट ही कोस्ट है उसकी। जापान में चावल खाते हैं, मलेशिया में चावल ज़्यादा खाते हैं, इंडोनेशिया में चावल ज़्यादा खाते हैं, चाइना में चावल ज़्यादा खाते हैं, वियतनाम में चावल ज़्यादा खाते हैं, सिंगापुर में चावल ज़्यादा खाते हैं। ये पूरा आप कह लें कि ईस्ट एशिया में चावल स्टेपल फूड के तौर पे ज़्यादा समझा जाता है बनिस्बत गंदम के आटे के। और चावल के साथ जो डिश पसंद की जाती है मौसी पसंद की जाती है, मौसी। बांग्लादेश में भी चावल, मछली चावल, मौसी चावल खाएगा, मौसी चावल नहीं खाएगा। तो उनके यहाँ जो स्टेपल फूड है वो मछली और चावल है, इसलिए कि मिल जाती है आसानी से मछली। आज भी जो बहुत से लोग मछली की बाज़ चीज़ें लेने के लिए बंगाली सोसाइटीज़ में जाते हैं। कराची में जो बंगालियों के जो एरियाज़ बने हुए हैं वहाँ पे उनके स्पेशलाइज्ड मछली के कुछ सामान होता है जो कि वहीं मिलता है, क्योंकि वो बहुत शौक से मछली खाते हैं, उनका कल्चर है मछली। तो मछली का एक काम होता है, मछली को सुखा के भी खाया जाता है, तो वहाँ मिलती हैं सूखी मछलियाँ। ठीक है जी। तो मछली को बेचने के लिए आपको मार्केट भी बनानी पड़ेगी। दुनिया भर में मछली जो है वो हमसे बहुत ज़्यादा खाई जाती है, तो क्यों ना आप दुनिया भर को एक्सपोर्ट करें। पाकिस्तान की मछली जो है वो जापान, यूएसए, यूके और फ्रांस में बेची जाती है। वहाँ पे मज़ीद बायर्स पकड़ें और उनको जो अपनी मछली बेचें। पाकिस्तान का टोटल फॉरेन एक्सचेंज का सिर्फ कोई 6 to 7% है जो हम फ़िश एक्सपोर्ट से बनाते हैं, लेकिन अगर हम इससे मेहनत करें तो इसको बहुत बढ़ा सकते हैं। मछली पकड़ने के, मछलियों को की ग्रोथ ज़्यादा करने के, फ़िशिंग के एवेन्यूज़ को बढ़ाने के क्या क्या फ़ायदे होंगे? बहुत बेसिक सी बात है यार, ये तो आप बता ही सकते हैं। किसके पास है माइक? मैं ईमान को पकड़ाता हूँ, माइक ईमान बता देंगे। अरे आपने घर का सोचें ना, अगर आपके घर में
आपके घर में कुछ लोग मछलियाँ पकड़ना शुरू कर दें और बहुत सारी मछलियाँ आ जाएँ उनके पास, उनको क्या-क्या फ़ायदे होंगे? इतनी सी बात है, ये सोच लें। अगर आपके यहाँ रोज़ाना 200 किलो मछली पकड़-पकड़ के आना शुरू हो जाए, आपके नल में मछली आना शुरू हो जाए, तो आपको क्या फ़ायदा होगा? खाने का खर्चा नहीं होगा। हाँ, आपको चलो आपके अपने एक्सपेंसेस पूरे हो जाएँगे और उस मछली का आप करेंगे क्या? बेचेंगे। आप उसको कारोबार। एक्सपोर्ट करेंगे, कारोबार करेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो आपके मुल्क में फ़ॉरेन एक्सचेंज आएगा, मुल्क में मतलब आपके घर में सही। फ़ॉरेन एक्सचेंज आएगा, पैसा आएगा, ठीक है? और उसकी वजह से आपके पास एडिशनल फंड्स आ जाएंगे गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी जा रही है इसके ऊपर, उससे गवर्नमेंट के पास फंड आ जाएगा, गवर्नमेंट के पास फंड आ जाएगा तो अब पूरे रास्ते खुल गए। अगर मछलियाँ बहुत बेच के गवर्नमेंट के पास फंड आ गया लोगों के बेचने से, तो फिर गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है? गवर्नमेंट सड़कें बना सकती है, गवर्नमेंट अस्पताल बना सकती है, गवर्नमेंट उनकी इन मुल्क सारे लोगों की बेहतर डेवलपमेंट पे खर्च कर सकती है जो कि इकोनॉमिक मछलियाँ पकड़ रहे हैं, तो डेवलपमेंट इकोनॉमी ग्रो कर होगा। जाएगी। और एक और बड़ा मसला हल होगा कि अगर मछली हमारे यहाँ बहुत सस्ती हो जाए ना, अभी मछली महंगी भी तो बहुत है ना, मछलियाँ खाते नहीं है, बड़ा हम पे इल्ज़ाम लगता है तुम लोग मछली नहीं खाते। भाई मछली महंगी भी तो देखो, मछली का गोश्त क्या हिसाब है और चिकन का गोश्त क्या हिसाब है? मछली 1000-1200 रुपये मिल रही है, चिकन 400-500 रुपये मिल रही है, तो लोग क्यों कैसे खाएंगे मछली? शौक भी रखें तो कैसे खाएं मछली? तो अगर मछली ज़्यादा होगी तो खुद ब खुद सस्ती हो जाएगी, सस्ती होगी तो फिर लोग खाने भी लेंगे, इससे हमारी मार्केट में वो मार्केट्स जो कि डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम होने की वजह से कीमत बढ़ानी पड़ती है जिनको, वो मार्केट्स भी थोड़ी कंट्रोल में आएंगी। जैसे पोल्ट्री मार्केट है हमारी, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा, यानी मुर्गियों की मार्केट, तो वो थोड़ी कंट्रोल में आ जाएगी, उसकी प्राइसेस उनके ऊपर फिर प्रेशर और बर्डन कम हो जाएगा। मछलियाँ पकड़ने के मसाइल हमारा आखिरी बात है आज की। हेलो मछली राबिया, पकड़ने के कुछ मसाइल हैं, हेलो राबिया, हेलो राबिया, हेलो राबिया। यानी मछलियाँ पकड़ने में हमें क्या रुकावटें आती हैं? एक बहुत बड़ी रुकावट है मछली पकड़ने की, वाटर पोल्यूशन। चलो भाई अनाबिया, अब तुम बता दो कि वाटर पोल्यूशन से मछली कैसे जी नहीं पकड़ अनाबिया सकते? बताइए, वाटर पोल्यूशन से जी कैसे पकड़ी जाती है? जी अनाबिया, कैसे पकड़ी अब अपने हाथ में पकड़ लो। वाटर पॉलिसी से? अच्छा, अनाबिया के हाथ में जाते ही माइक करंट मारने लगता है, ऐसा है? क्या? नहीं, अनाबिया के हाथ में जाते ही माइक में से करंट निकलने लगता है, अनाबिया उसको फ़ौरन छोड़ देती है। जी बताइए, वाटर पोल्यूशन क्या होती है? वो सारा चलो बताना उसी को है भाई, वो बिल्कुल चुप बैठी है बेचारी। उसको बताने दे इसे। नहीं नहीं, आप सही बता रही है, बताइए बताइए। क्या बताऊं? जी, वाटर पोल्यूशन होती क्या चीज़ है? तो तुम कहती हो। ये तो मुश्किल नहीं है, तो बता सकते हैं ना। हाँ, मतलब हम्म, पानी में सारी जो चीजें रखती ये नहीं है, बता सकती हैं आप क्या? कचरा सकती हूँ बस मुझसे नहीं बोला बताएं ना, बताएं बताएं। बता दिया। वाटर पोल्यूशन जो होती है वो क्या होती है? पानी की, पानी में मिली हुई कंटामिनेशंस, गंदगियाँ। पानी में मिली हुई कंटामिनेशन किस किस तरह की हो सकती है? एक तो हमारा हाउस होल्ड वेस्टेज है, जो हमारा गटर का पाइप जा रहा है पानी में। अच्छा, अगर ये खाली गटर हो ना, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ना मिली हों, तो ये वेस्टेज बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, मतलब ये मछलियों का खाना बन सकता है। लेकिन हम इसमें जब केमिकल्स मिलाना शुरू करते हैं, साबुन, शैम्पू, चलो ये भी इतना बड़ा मसला नहीं है, इसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट भी शामिल हो जाता है। जो इंडस्ट्री मुख्तलिफ केमिकल्स छोड़ रही है वो भी इसी के ज़रिए से समंदर में जा रहे हैं, ये किल कर देती है मछली को, मतलब मार ही देती है, जिंदा ही नहीं छोड़ती। तो वाटर पोल्यूशन एक बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से मछलियाँ मर रही हैं। इसी तरह से प्लास्टिक का डिस्पोजल हम पानी में कर रहे हैं, मछली वो खा रही है, और मछली खाने से मछली गोश्त का हिस्सा बन रही है, जो कि हमारे लिए नुकसानदेह है। ओके, तो पोल्यूशन हो गई। और आपको पता है कि इवन जो हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, एग्रीकल्चर जो कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, फसल उगाने के लिए फसल के ऊपर हम डालते हैं फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र केमिकल वाला डालते हैं हम, और उसके ऊपर कीड़े भगाने के लिए डालते हैं हम क्या, कीड़े मारे स्प्रे, वो बहुत ख़तरनाक डेंजरस पॉइजन होते हैं। जब वो फसल पे पानी मारते हैं तो ये सारी चीज़ें पानी के साथ दरिया में जाती हैं, दरिया के साथ होती हुई कहाँ चली जाती हैं? मछलियों के पेट समंदर में जाती हैं, समंदर में जाती हैं तो मछलियाँ जो हैं वो पेट में से अंगूठी
मछली जो मर जाती है पॉइजन खा के। एक वाटर पोल्यूशन मसला है। दूसरा मसला फिशिंग में क्या है? ओवर फिशिंग। मैंने बताया ओवर फिशिंग के बहुत सारे मसले हैं। ब्रीडिंग सीजन में आप पकड़ लेते हैं, आप बम फाड़ के पकड़ लेते हैं, आप वो उसकी हैबिटेट को ख़राब कर रहे हैं। अच्छा, ये तीसरा मसला है। वैसे फिश हैबिटेट के मसाइल हैं। हैबिटेट किसे कहते हैं ये भी कोई बता दे? रिहाइश जिस जगह वो रहता है, वो माहौल जिसमें वो जानवर रहता है उसका हैबिटेट कहलाता है। अब उसके हैबिटेट को तबाह कर रहे हैं, मैंग्रोव्स काट रहे हैं, हाँ। कोरल रीफ्स है तो ख़राब कर रहे हैं, आप समंदर के नीचे बम फाड़ रहे हैं, आप जो लैंड रिक्लेम कर रहे हैं। लैंड रिक्लेम करना किसी को पता है क्या होता है? लैंड रिक्लेम करना। ये पाकिस्तान का साहिल था और ये समंदर था। उन्होंने कहा साहिल पे एक बिल्डिंग बनाओ, दूसरी बनाओ, तीसरी बनाओ, पांचवी बनाओ, 10वीं बनाओ। अब और बनानी है, जगह खत्म हो गई, तो यहाँ मिट्टी ला ला के डालेंगे पानी के अंदर। मीलों एरिया ऐसा होगा, पानी के अंदर मिट्टी ला ला के डालेंगे, पत्थर ला ला के डालेंगे, इस जगह की हाइट बढ़ाएंगे, इतनी बढ़ा देंगे कि ये समंदर से ऊपर आ जाए चीज़ जगह। फिर यहीं पे वापस ज़मीन बना के, इसको ज़मीन जैसा बनाकर यहाँ पे प्लॉट बना के अब यहाँ फ्लैट खड़ा करना शुरू कर देंगे, ये ज़मीन बेचेंगे। इसको लैंड रिक्लेम करना कहते हैं, ज़मीन का हासिल कर लेना वापस। तो ये भी फिशिंग हैबिटेट को तबाह करती है। फिर अच्छी मछली ना पकड़ने की एक वजह हमारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं जो मछेरे को लाहक हैं, ये भी एक मसला है। उसके पास पैसे नहीं है कि वो अच्छी इक्विपमेंट ले सके, अच्छी मछली ले सके, और वो ट्रेनिंग भी नहीं है। आखिरी बात, ट्रेंड नहीं है। ट्रेंड होंगे तो शायद बेहतर पकड़ लेंगे। तो पाकिस्तान में कोशिश की जा रही है कि इन सारी चीज़ों पे कंट्रोल किया जाए, वाटर पोल्यूशन पे कंट्रोल किया जाए, इंडस्ट्रीज को कहा जाए अपने वेस्टेज को ट्रीट करके भेजें, केमिकल डायरेक्ट पानी में ना छोड़ें। ओवर फिशिंग को रोकने की कोशिश की जा रही है। बोला जा रहा है बेबी फिशेस को ना पकड़ें, इसलिए नेट के खाने के जाल का एक रिकमेंडेड साइज़ है, उससे छोटा जाल जो है वो नहीं होना चाहिए। मैंग्रोव्स को तबाह ना करें, बम फाड़ के फिशिंग ना करें, इसकी कोशिश करिएगा। हमें ठीक है जी। अगर हम इस तरह से अपनी फिशरीज को तरक्की देंगे तो हमारा जीडीपी बढ़ेगा, मैंने सारी बातें बताई, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगी, फॉरेन रिजर्व्स बढ़ेगा, हमारे पास फूड ऑप्शंस खुल जाएंगे, हमारे खानों में विटामिन डी आ जाएगा, विटामिन ए आ जाएगा, प्रोटीन ज़्यादा आ जाएगा। पाकिस्तान में भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खुराक की कमी की वजह से बच्चों में जो है वो स्टंटेड ग्रोथ हो रही है, उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पा रही। मछलियाँ पकड़ें भाई, मछलियाँ खिलाएं, इसमें मिनरल्स भी हैं, विटामिन भी हैं। ठीक है, तो यूँ हमने इस पूरा चैप्टर को गो थ्रू किया। मछलियाँ क्या होती हैं, मछलियाँ क्यों पकड़ते हैं, मछलियाँ कैसे पकड़ते हैं, कहाँ कहाँ से पकड़ते हैं, किस तरह के फार्म्स होते हैं, किस तरह की मरीन फिशिंग होती है, मरीन में सब्सिस्टेंस भी देखी हमने, मरीन में कमर्शियल भी देखी, और इस तरह हमने जो है वो ये पूरा चैप्टर अपना कवर किया। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब आप इसके सवाल जवाब करेंगे तो आपको निस्बतन आसानी से समझ में आ रहे होंगे। तो आपका नेक्स्ट काम ये है कि टॉपिकल पास पेपर जब आप इसके सॉल्व करें, फिर मेरे पास आएँ कि अगर कुछ समझ नहीं आता तो मैं आपको मज़ीद इसको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सेहत बख्श खाना खाइएगा, जंक फूड अल्लाह को अवॉइड हाफ़िज़। कीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। एक्सरसाइज कीजिएगा, खेल कूद कीजिएगा, और अल्लाह पढ़ने का वक्त भी हाफ़िज़। मुनासिब रखिएगा। अल्लाह अल्लाह